शिक्षा कुल में आपका स्वागत है। तो आज फिर हम एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेके करंट टॉपिक आए हैं, मंगल ग्रह पे कार्बनिक पदार्थ, मतलब मार्स पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी खोज में साइंस ने कैसे मदद की, टेक्नोलॉजी कैसे डील कर रही है, कैसे प्रौद्योगिकी साइंस जो है मंगल ग्रह पे लाइफ ढूंढने में हेल्प कर रही है। तो चलिए, अब तक आप मुझसे अवगत हो चुके होंगे कि मैं डॉक्टर वैशाली, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको रूबरू मिलती रहती हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक से रिलेटेड मैं आपको देती रहती हूँ। तो जो आज का टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, वो है मंगल ग्रह पर कार्बनिक पदार्थ, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम इंग्लिश में बात करें, और मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर पाए जाने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैसे मिले, साइंस ने कैसे हेल्प करी, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमें पता चला कि कार्बनिक पदार्थ है मार्स पर। तो ये चर्चा में क्यों है, पहले हम ये देख लेते हैं क्यों ये डिस्कशन में आया है टॉपिक। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूएस नासा यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के परसिवेरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के क्रेटर में कार्बनिक यौगिकों के साक्ष्य के विषय के बारे में पता लगाया है। मतलब किसने पता लगाया? यूएस की नासा ने पहले पता लगाया मंगल ग्रह पे कार्बनिक पदार्थ के बारे में। किसकी मदद से? परसिवेरेंस रोवर की मदद से। ठीक है। जेजोरो क्रेटर में रोवर का लैंडिंग स्थान बीते किसी समय में यह जीवन की प्रबल संभावना को इंगित करता है, जैसे कि कार्बोनेट, मृदा और सल्फेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम बात करें अगर कार्बोनेट, मृदा और सल्फेट जैसे विभिन्न खनिजों की प्रचुरता से पता चलता है कि यह क्षेत्र पहले एक झील बेसिन यानी कि लेक बेसिन थी। कि भाई अगर ये कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ये कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि भाई पहले यहाँ पे एक लेक या एक झील थी जिसकी वजह से ये पदार्थ हमें मिल रहे हैं मंगल ग्रह पे, इसलिए चर्चा में रखा गया। अब कार्बनिक यौगिक क्या है वो देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कार्बन, यानी जो कार्बन सी से डिनोट होता है, हाइड्रोजन के अणु होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। रसायन विज्ञान में अगर आपने पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं, तथा इनमें अक्सर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर जैसे अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या मिल रहा है आपको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिकली बने हुए होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। वही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी ऐसे तत्व भी आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन के प्रमुख निर्माण खंड है, क्योंकि अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मिल रहे हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, इनसे हमारा जीवन है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन, हमें प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड, अगर आपने जीव विज्ञान में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा हो डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। प्रोटीन, डीएनए और आरएनए आपका न्यूक्लिक एसिड्स का बना हुआ होता है, और न्यूक्लिक एसिड्स में हमें क्या चाहिए होता है? फॉस्फोरस वगैरह, ये सभी, इन सब के बैकबोन से डीएनए आपका आरएनए बना हुआ होता है। तो प्रोटीन के लिए हमें क्या चाहिए? ये सारे कंपाउंड्स चाहिए। ये कंपाउंड्स हैं तो डीएनए, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा और जीवन बनेगा। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के साथ अन्य जैव अणुओं का आधार बनते हैं, मतलब लाइफ के आधार पे हैं। इनका उत्पादन गैर जैविक प्रक्रियाओं जैसे ज्वालामुखीय गतिविधि, उल्कापिंड प्रभाव, बिजली गिरने और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा भी किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें ये तो पता चला कि अगर जो मार्स पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक पदार्थ जो मिल रहे हैं, ये एक लेक होगी यहाँ पे, लेक बेसिन पहले के टाइम पे, जिसकी वजह से हमें कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं। दूसरा, जो कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब डीएनए और आरएनए में हेल्प करते हैं तो इससे जीवन आ रहे हैं,
तो भाई इन कार्बनिक पदार्थ से जीवन है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। अब इनकी कुछ प्रमुख निष्कर्ष हम देख लेते हैं कि मंगल ग्रह पे जो कार्बनिक पदार्थ है कि उसकी उपस्थिति से क्या प्रमुख निष्कर्ष हमने निकाला है, या देख लेते हैं एक बार कि पूर्व के मिशनों में, कि पहले के मिशनों में पहले ही उल्का पिंडों एवं गेल क्रेटर ने मंगल ग्रह की उत्पत्ति वाले कार्बनिक रसायनों की पहचान कर ली थी। कि भाई पहले ही जब मार्स पे भेजा गया था तो मार्स पे पहले ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कर ली गई थी पहचान, पर ओनली मार्स फिनिक्स लैंडर और क्यूरियोसिटी रोवर ने पहले विकसित गैस विश्लेषण एवं गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया। यहाँ आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि भाई जो मार्स फिनिक्स लैंडर था और क्यूरियोसिटी रोवर था, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम जीसी भी बोल देते हैं शॉर्ट में, एवं गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस क्रोमेटोग्राफी एवं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जीसीएमएस की मदद से, मतलब एक टेक्निक है जिससे गैसेस एनालिसिस करी जाती हैं, गैसेस को पहचाना जाता है कि ये कौन सी गैस है, ये कौन सा पदार्थ है, वो जानने के लिए ये एनालिसिस, ये टेक्निक करी जाती है। उपयोग करके मंगल पर कार्बनिक पदार्थ का पता लगाया था। तो फर्स्ट टाइम जीसीएमएस की मदद से हमें पता चला कि कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, ये वाला नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो जीसीएमएस जो टेक्नोलॉजी का आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने निभाया, उसने मंगल ग्रह पे कार्बनिक पदार्थ का पता लगाने में मदद करी। अब परसिवरेंस के बारे में पढ़ ले। परसिवरेंस रोवर के माध्यम से नवीनतम शोध में एक नया उपकरण, न्यू स्कैनिंग हैबिटबल एनवायरनमेंट विद रमन एंड ल्यूमिनेंस फॉर ऑर्गन्स एवं केमिकल्स, जिसे शेरलॉक भी बोला गया। क्या बोला गया? शॉर्ट फॉर्म में शेरलॉक उपकरण प्रस्तुत किया गया है, जो मंगल ग्रह पर बुनियादी रासायनिक यौगिक का पता लगाता है। रासायनिक मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एक शेरलॉक बनाया गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पता लगाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि मंगल ग्रह के पास मतलब मार्स पे अधिक जटिल कार्बनिक भूरासायनिक चक्र है, भूरासायनिक चक्र है। वही इससे हमें ये पता चल रहा है इस फाइंडिंग से कि जो हमारे वहाँ पे मार्स पे क्या है, एक अधिक जटिल कार्बनिक जियोलॉजी भू रासायनिक चक्र भी है। ठीक है, भू रासायनिक चक्र भी है, ऑर्गेनिक जियोकेमिकल साइकिल भी है, ऑर्गेनिक जियोकेमिकल साइकिल भी है। शेरलॉक के थ्रू हमें ये बताया गया, शेरलॉक के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू हमें बताया गया कि उस पर भाई जियोकेमिकल साइकिल भी है, एक ऑर्गेनिक की भू रासायनिक चक्र भी है। ठीक है, कैसे साइंस मदद कर रही है देखो, शेरलॉक की मदद से। और वहीं जीसीएमएस से हमें कार्बनिक पदार्थ के बारे में पता गया, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस से। अध्ययन में जलीय प्रक्रियाओं से जुड़े अणु भी पाए गए हैं, जल से जुड़े भी पाए गए हैं, मतलब वाटर रिलेटेड भी हमें मिले पदार्थ। क्या? जो ये दर्शाता है कि जल ने, कि वाटर ने मंगल पर विद्यमान कार्बनिक पदार्थों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। तो हमने क्यों बोला कि वहाँ पे कोई लेक होगी तभी ये कार्बनिक पदार्थ बनेंगे। तो लेक होगी तो जाहिर सी बात वहाँ पे क्या होगा, पानी होगा, जल होगा। ठीक है, जिससे कार्बनिक पदार्थ बनने शुरू हुए। तो वाटर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी इन कार्बनिक पदार्थ के प्रोडक्शन में। जीवन के लिए आवश्यक प्रमुख निर्माण खंडों की विस्तारित उपस्थिति से पता चलता है कि मंगल ग्रह पहले की तुलना में लंबे समय तक जीवन समर्थन योग्य रहा होगा। मतलब हम ये बता सकते हैं कि भाई उस टाइम पे ये मंगल ग्रह जो था, मार्स पे लाइफ रही होगी, लंबे समय तक लाइफ रही होगी, जब तक ये पानी रहा होगा, जिससे हमें क्या मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, एक शेरलॉक टेक्निक ने, एक जीसीएमएस ने, जिससे हमें पता चला कि भाई मार्स पे जीवन होगा, मार्स पे लाइफ हो गई। अब शेरलॉक के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि शेरलॉक एक पहला उपकरण था जो कार्बनिक अणुओं को सूक्ष्म पैमाने पर मानचित्रण और विश्लेषण कर सकता था। मतलब वो लोकेट कर सकता था
बेसिक केमिकल कंपाउंड्स को, ठीक है, क्या कर सकता था ये, लोकेशन या लोकेट कह लो, शेरलॉक लोकेट कर सकता था केमिकल कंपाउंड्स को जो मार्स पे प्रेजेंट है, जो मार्स पे मंगल ग्रह पे पाए जा रहे हैं। क्लियर? तो लोकेट करता था केमिकल कंपाउंड्स को, मानचित्रण करता था और विश्लेषण करता था। शेरलॉक क्या काम कर रहा था मंगल ग्रह पे? शेरलॉक की मदद से हमें कार्बनिक अणुओं का सूक्ष्म पैमाने पर मानचित्रण और विश्लेषण हमें पता चल रहा था। वहीं अगर हम परसिवरेंस रोवर की बात करें कि परसिवरेंस रोवर क्या था, उसके बारे में जाने, तो परसिवरेंस रोवर एक कार के आकार का, जैसे एक जो कार होती है उसके आकार का मार्स रोवर था। मतलब मान लो कि मार्स पे एक कार चल रही हो, तो उस कार का उन्होंने परसिवरेंस रोवर नाम रखा गया, ठीक है, जिसे नासा के मार्स 2020 मिशन में, मतलब जो मार्स का 2020 मिशन था नासा का, उसके हिस्से में रूप में मंगल पर जेजोरो क्रेटर का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। किसका पता लगाने के लिए? जेजोरो क्रेटर का, ठीक है। इसका निर्माण जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला, कौन सी लेबोरेटरी ने किया इसका निर्माण? इसको बनाया गया जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा किया गया था। और 30 जुलाई 2020 को फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ। तो लॉन्च डेट क्या हुई इसकी? 30 जुलाई 2020 को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया ये जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया परसिवरेंस रोवर। इससे 7 महीने की यात्रा की गई। मतलब कितने मंथ्स की? 7 मंथ्स की। 7 मंथ्स की इसने यात्रा की। उसके बाद 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर लैंडिंग की। इसने 7 महीने की यात्रा करके 18 फरवरी 2021 को मार्स पे ये पहुंच गया, लैंड किया इसने। अब इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे वो डिस्कस कर लेते हैं कि प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज और पृथ्वी पर संभावित वापसी के लिए चट्टान एवं मिट्टी के नमूने एकत्र करना। मतलब रॉक और सैंड की सैंपलिंग, कि भाई मार्स से हम मिट्टी और चट्टानें ले आए, रॉक और सैंड के सैंपल्स ले आए वापस अर्थ पर, वापस पृथ्वी पर एनालिसिस के लिए कि भाई सफलतापूर्वक वो सारे पदार्थ जो हमें चाहिए एनालिसिस के लिए, पता करने के लिए कि कौन से कार्बनिक पदार्थ है उनमें, वो सफलतापूर्वक पृथ्वी पर आ जाए, इसलिए ये मार्स मिशन रखा गया था। मंगल ग्रह के भूविज्ञान एवं जलवायु तथा समय के साथ हुए परिवर्तन का अध्ययन करना, जिससे भूविज्ञान और जलवायु पे भी हम देख सके, इस पे भी हम स्टडी कर सके मंगल ग्रह पे, इस चीज़ को भी लेके इसलिए उन्होंने ये रखा जियोलॉजिकल और क्लाइमेट स्टडीज़ को, कि जियोलॉजी एंड क्लाइमेट, मतलब जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है मंगल ग्रह पे, ठीक है, मार्स में। तो पहला क्या था उनका उद्देश्य? कि सैंपल्स लाए जाए वहाँ से, जिससे हमें कार्बनिक पदार्थ की नॉलेज मिले, उसकी स्टडी एनालिसिस कर सके हम सैंपल्स की। वहीं की जियोलॉजी और जो समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है वो भी हम जान सकें। तीसरा कि ऐसी तकनीकों को प्रदर्शन करना जो भविष्य में, फ्यूचर में मंगल ग्रह पर मानव अन्वेषण को सक्षम कर सके। मतलब ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, ठीक है। जैसे कि मंगल ग्रह के वातावरण से ऑक्सीजन, क्योंकि ह्यूमन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ऑक्सीजन है। जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेना पड़ता है और सांस के लिए हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो मंगल ग्रह के वातावरण से ऑक्सीजन उत्पादन और एक लघु हेलीकॉप्टर का परीक्षण कर सकें, ठीक है। मतलब एक मिनिएचर हेलीकॉप्टर वो भेजे जिससे वो और परीक्षण अच्छे से कर सकें। तो इनका एक ये बहुत बड़े उद्देश्य रहे मार्स मिशन को लेकर। तो आज हमने आपको बताया कि मार्स पे, मंगल ग्रह पे जो कार्बनिक पदार्थ थे उसमें साइंस एंड टेक का कैसे रोल रहा, क्या उनकी मेजर फाइंडिंग्स रही और उनके क्या उद्देश्य रहे, कैसे GCMS टेक्नोलॉजी ने, गैस क्रोमेटोग्राफी और मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी ने एनालिसिस में मदद करी, और वहीं शेरलॉक जैसे टेक्निक ने हमें और मंगल ग्रह पे जानने के लिए कि लाइफ है या रह चुकी है या कैसे रह चुकी है वो मदद करी। तो इन सब जानकारियों के लिए जुड़े रहिए शिक्षा कुल परिवार के साथ। धन्यवाद।